श्रोताओं नमस्कार। मैं विकल्प शुक्ला हमारे इस कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम के पहले अंक में आज हम आपको ले चलेंगे दुर्ग संसदीय क्षेत्र। श्रोताओं, दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 20,72,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 10,34,000 पुरुष मतदाता और करीब 10,38,000 महिला मतदाता हैं। यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 52,000 है। वहीं इस क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 18,000 मतदाता भी हैं। श्रोताओं, वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 39,000 से अधिक मतों से हराया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 61% और कांग्रेस को करीब 33% मत प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 18 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार थीं। इस चुनाव में दुर्ग संसदीय क्षेत्र में 19,40,269 मतदाता थे, जिनमें से 13,92,719 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में दुर्ग संसदीय क्षेत्र में करीब 71% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। सबसे अधिक मतदान करीब 78% पाटन विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि सबसे कम करीब 67% वैशाली नगर में दर्ज किया गया था। श्रोताओं, पिछले लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,183 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। बीते 5 सालों के दौरान दुर्ग संसदीय क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। खासकर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का काफ़ी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग जिले में 23,700 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 21,245 हितग्राहियों को आवास मिल चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना और उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। श्रोताओं, कल 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। IIT भिलाई का यह परिसर करीब 400 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 24 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसके निर्माण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने करीब 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से सांसद विजय बघेल ने बताया कि सांसद के रूप में बीते 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। देखिए, सांसद के रूप में जो पूरे भारत के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, उन योजनाओं का लाभ हमारे दुर्ग को मिला है, पूरे लोकसभा को। और जिस तरह अगर रेल सुविधा की बात करें तो उसमें दुर्ग जो बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है, काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ पावर हाउस भिलाई और भिलाई नगर, ये सभी अपग्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा IIT का निर्माण जो चल रहा था, क्लासेस यहाँ नहीं लग रही थी। पूर्व की सरकार जब हमारी थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की, उस समय स्वीकृत हुई थी। उस समय माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे और वो कार्य सतत चल रहा था। अभी उस कार्य की पूर्णता के बाद वहाँ क्लासेस लगने शुरू हो गए। मैं 3 बार वहाँ का विजिट किया और तीव्र गति से काम हो उसके लिए मैंने निर्देशित भी किया, बैठकें भी की। इसी तरह EMI का हॉस्पिटल हमारा श्रम विभाग के माध्यम से जो स्मृति नगर में बन रहा है, वो भी लगभग पूर्णता की हो रहा है। साथ ही साथ हमने बेमेतरा में, जो मेरे लोकसभा में आता है, वहाँ पर नवोदय विद्यालय नहीं था, वो काम चालू था। उसका भी निरीक्षण मैंने 2-3 बार किया और काम में गति आई। उसके बाद से जो शिथिलता थी वो समाप्त हुई और वहाँ पे नवोदय विद्यालय लगना शुरू हो गया।
तो इस तरह बहुत सारी जो योजना का लाभ मिल रहा है। इसी तरह जैसे किसान सम्मान निधि है दुर्ग जिले में, तो लगभग 1,07,000 यहाँ पे पंजीयन हुआ था किसानों का, और उसमें लगभग 1,02,000 किसानों को इस योजना की लाभ मिल रही है। साथ ही साथ पीएम आवास के लिए लगभग 23,700 पंजीयन हुए थे, उसमें से लगभग 21,245 जो मेरे पास आंकड़े हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। चूँकि दूसरा चरण भी चालू हो जाना था, मगर अभी जो पिछली सरकार जो थी यहाँ कांग्रेस की सरकार, गरीबों को जो अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पाया, और पीएम आवास बंद सा रहा 2 साल 2.5 साल, क्योंकि राज्यांश जो देना था, केंद्रांश तो आ गया था, लेकिन राज्यांश देने के लिए ये लोग अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके कारण उसमें अव्यवस्था हुई। साथ ही साथ जो यहाँ पे बीपीएल कार्ड है हमारे यहाँ, लगभग 16,94,000 ये दुर्ग जिला का आंकड़ा है। वो जो 5 किलो चावल सतत कोरोना काल से प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है, उसका लाभ सारे लोग ले रहे हैं। और भिलाई इस्पात संयंत्र की हमारे एरिया में आता है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मचारियों के रुके हुए जो वेतन विसंगति है, वेज रिविजन है, उसको भी इसी कार्यकाल में जब मैं था तो प्रमुखता से लोकसभा में मैंने अपनी बातें रखी थी, और वो मिला। उसमें कुछ एरियाज बाकी हैं, वो भी जल्द मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय योजना जो भी आती है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है, और राज्य सरकार के माध्यम से नगर निगमों को उनके हिस्से का, जिला पंचायत को उनके हिस्से का, उस तरह नीचे स्तर पर जनपद और ग्राम पंचायत तक। क्योंकि सरकार की शिथिलता लगातार रही और अव्यवस्था भी रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा में था, तो बहुत सारे जो योजना का लाभ हम नहीं ले पाए, ये दिक्कत आई। अब चूँकि हमारी सरकार बनी है, अभी 2 महीना हुआ है, और नए चुनाव के लिए हम लोग भी अब लोकसभा के लिए जा रहे हैं। आचार संहिता लगने तक जो सक्रियता आनी चाहिए, शायद वो संभव नहीं है कि जो बिखरी हुई व्यवस्था पूर्व सरकार की, उसको हम इन कम समय में समेट सकें और उसका लाभ लोगों को दे सकें। मगर फिर भी हम लोग कई चरणबद्ध तरीके से हम लोग ने पर सरकार में दबाव भी बनाए, हड़ताल भी किए, कुछ हमारे साथी जेल भी गए, कुछ ऊपर धाराएँ लगी, मगर हम लोग सतत लगे हुए थे कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ यहाँ मिले। तो ये व्यवहारिक परेशानी थी, नहीं तो 4 जगह जो रायपुर से जाने वाली जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसके निर्माण की जो यातायात को सुविधाजनक लाएगी। भारतमाला सड़क योजना भी लोकसभा क्षेत्र से चल के जा रही है, जो इधर रायपुर साइड से निकलेगी, उसका लाभ मिला है। और हम अभी बजट में चूँकि रेलवे में बेमेतरा से शिमगा बिलासपुर होते हुए ट्रेन बिलासपुर तक जाए, उस लाइन से जुड़े, ताकि वो क्षेत्र जो अछूता है हमारा बेमेतरा क्षेत्र, वो भी रेल लाइन की सुविधा पा सके। उसके लिए पूर्व में सर्वे हुए थे, उसके लिए हमने निवेदन किया है, अभी वाले पूर्व के बजट में भी किए थे, अभी भी किए हैं। साथ ही साथ हमारा एक इधर से पाटन साइड से जो एक रेल लाइन के पहले नीति आयोग ने, योजना आयोग ने इसमें अपनी सहमति दी थी, उसको भी फिर से एक बार उसमें कार्य चालू हो, उसके लिए अभी मैंने निवेदन किया है माननीय रेल मंत्री। तो इस तरह से बहुत सारे जो योजना का लाभ हमें मिला है, जैसे महिलाओं को, स्वसहायता समूह को, पसरे वालों को, जो पटरी वाले हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय चलाते हैं, उनको जो मुद्रा लोन योजना है उसके माध्यम से पति दीदी के माध्यम से उनको लाभ मिला है। ये सब कार्यक्रम अक्सर हम लोग कराते रहते हैं, ताकि उस कार्यक्रम के माध्यम से ये लाभ उनको मिले। श्रोताओं, इस संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है। आकाशवाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम माला सिंह है। मैं सेक्टर 7 सड़क नंबर 11 क्वार्टर नंबर 4A में रहती हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस से बहुत खुशी मिली, बहुत उल्लास हो रहा है कि मुझे ये कनेक्शन मिला करके। और पहले हमें कामों में बहुत देर हो जाता था, कोई भी काम करने में बहुत टाइम लगता था, चूल्हे पे खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, भेजना, ये सब लगता था। लेकिन अभी ये कनेक्शन मिलने से हमें बहुत सहूलियत होगी, काम करने में बहुत आराम हो जाएगा। बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, काम टाइम से हो जाता है, आँखों में भी जैसे कि चूल्हा जलाते धुआं लगता था वो सब नहीं लगेगा, बहुत सारे बदलाव हो गए। मेरा नाम संजय नायक है।
मैं शास्त्री नगर भिलाई निवासी हूँ। आयुष्मान कार्ड योजना से हमारी मिसेस बीना नायक का इलाज एसआर हॉस्पिटल में हुआ आयुष्मान कार्ड के तहत, और जो ऑपरेशन का खर्चा जो मुझे आर्थिक क्षति होती बिना आयुष्मान कार्ड के लाखों रुपए का, वो स्वास्थ्य लाभ एसआर हॉस्पिटल से मुझे मिला और बेहतर सुविधा का लाभ हुआ। आयुष्मान कार्ड से बेहतर इलाज मिला, इससे हमारी पत्नी जल्दी स्वस्थ हुई इस योजना के तहत। श्रोताओं, दुर्ग संसदीय क्षेत्र में स्थित भिलाई को स्टील सिटी भी कहा जाता है। यहाँ देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है। इस संयंत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में करीब 400 सहायक उद्योग भी स्थापित हैं जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जरूरी कलपुर्जों की आपूर्ति करते हैं। भिलाई को छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। भिलाई में आईआईटी के अलावा दुर्ग जिले में कामधेनु विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। 24 फरवरी को हम फिर मिलेंगे इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे ईमेल bharatvikasdiary.raipur@gmail.com पर ज़रूर भेजें। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।